हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नामकरण पढ़े थे। उससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि तत्वों के वर्गीकरण को, जबकि हमने तत्वों के वर्गीकरण को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया था बेटा, 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया था एसपीडीएफ ब्लॉक के अंदर, राइट। तो आज उसी को लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम तत्वों को एसपीडीएफ ब्लॉक के अलावा धातु, अधातु और उपधातु में भी वर्गीकृत करते हैं। मतलब हमने तत्वों को वर्गीकृत किया एसपीडीएफ ब्लॉक के अलावा, एसपीडीएफ ब्लॉक में। इसके अलावा एसपीडीएफ ब्लॉक के अलावा हम तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं बेटा धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के अंदर। तो हम यहाँ पर धातु, अधातु, उपधातु के बारे में बात करेंगे कि कौन धातु होती है, कौन उपधातु होती है, कौन अधातु होती है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक होगा आज का, वो होगा आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटा और क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपने बेटा 10th में 9th में पढ़ी होगी, धातु, अधातु, उपधातु। तो यहाँ से बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए बेसिक टर्म्स की हम बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात करें बेटा धातु, अधातु तथा उपधातु की। हमने देखा तत्वों के एसपीडीएफ ब्लॉकों में वर्गीकरण के अतिरिक्त तत्वों के गुणों के आधार पर तत्वों को धातु, उपधातु, अधातु में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि एसपीडीएफ के अलावा तत्वों के गुणों के बेसिस पर हम इनको धातु, अधातु और उपधातु में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम बात अगर करें बेटा धातु की, तो हम सबने देखा था, पहले भी हमने पढ़ा है कि धातु क्या होते हैं बेटा। धातु हमारे पास अगर मैं बात करूं तो धातु सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु के अंदर विशिष्ट बेटा चमक होती है। धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह हो जाता है, पता है नहीं। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब हथौड़े से पीटो तो उसकी चादर बन जाए, चादर में कन्वर्ट हो जाए, इसे बोलते हैं आघात वर्धनीय गुण। धातु के अंदर बेटा तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब जिनके बारीक तार बनाए जा सकते हो। बारीक क्या बनाए जा सकते हो? तार बनाए जा सकते हो। तो ये सारे के सारे बेटा धातु के गुण हैं। धातु के अंदर गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? हमारे पास धातु की है। तो देखते हैं बेटा, सभी ज्ञात तत्वों के लगभग 78% तत्व धातु है। मैंने बताया था कि भाई पूरी आवर्त सारणी में लगभग 78% तत्व या 78 से ज्यादा तत्व हमारे कैसे होते हैं? धातु होते हैं। ये आवर्त सारणी में बाईं ओर रखे गए हैं, इधर रखे गए हैं भाई, आवर्त सारणी बाईं ओर पाए जाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं धातुओं के कुछ विशेष लक्षण की, तो पहले लक्षण की अगर मैं बात करूं तो ये सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें अपवाद Hg है, क्योंकि Hg जो है बेटा वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको पता ही है पारा, Hg मतलब पारा, और पारा जो है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो Hg इसका क्या है? हमारा एक एक्सेप्शनल केस है। जो कमरे के ताप पर, कमरा है बेटा ये, कैमरा नहीं, सॉरी, जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर भी क्या पाया जाता है बेटा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं बेटा। इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होता है? हाई होता है। परंतु इसके अपवाद है, इसके कुछ अपवाद भी है। जैसे गैलियम हो गया बेटा Ga तथा सीजियम हो गया Cs, जिनका गलनांक क्रमशः 303 केल्विन तथा 302 केल्विन है। भाई सीजियम का 302 केल्विन है और गैलियम का हमारा 303 केल्विन है। ये बहुत कम है, जबकि इनके अलावा इनके गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी बात करें तो ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब इनमें धारा का भी प्रवाह हो जाता है और उष्मा का भी प्रवाह हो जाता है। जैसे आप देखो भाई, लोहे के अंदर आप करंट का फ्लो हो जाएगा, धारा का प्रवाह हो जाएगा लोहे के अंदर। तांबे के अंदर जो कि आप देखते हो वायर जो है वो तांबे के हैं। तो मेटल्स के अंदर बेटा धारा का प्रवाह हो जाता है। उष्मा का मतलब क्या है? उष्मा का मतलब क्या है कि भाई आप एक लोहे की नली को गर्म करो, यहां से गर्म करो, अगर ये वो लोहे की नली है,
तो यहीं से गर्म नहीं होगी बल्कि पूरी नली गर्म हो जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर उष्मा का भी प्रवाह हो रहा है। क्लियर है बात बेटा? चौथा पॉइंट, यह आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में फैल जाते हैं। भाई हथौड़ा मारा तो शीट बन गई, चादर में कन्वर्ट होगी। साथ ही ये तन्य भी होते हैं, इनके तार भी बन जाते हैं, अर्थात इनमें पतली तार निकाली जा सकती है, पतली तार पतली वायर बनाई जा सकती है। क्लियर है बात बेटा? तो ये बात थी हमारे पास धातु के बारे में जो हमने पढ़ी। आप मोस्टली आप ये बातें सारी जानते हो। अब अगर मैं बात करूं बेटा अधातु की, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स यानी कि अधातु जो होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिन्हें हमने दाईं ओर रख रखा है आवर्त सारणी के अंदर। आप देख सकते हो ये पी ब्लॉक के तत्व हैं जो आवर्त सारणी में दाईं ओर पाए जाते हैं। पी ब्लॉक तत्वों में कुछ धातु एवं उपधातु भी सम्मिलित हैं। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके अंदर बेटा अधातु तो अधिकांश तत्व तो अधातु ही है, लेकिन कुछ तत्व धातु भी है और उपधातु भी है। क्लियर है बात? अधातुओं के कुछ प्रमुख लक्षण निम्न हैं। जैसे पहला, ये कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जो हमारे बेटा अधातु होते हैं वो कमरे के ताप पर या तो ठोस अवस्था में मिलेंगे या फिर गैस अवस्था में मिलेंगे। लेकिन ब्रोमीन इसका अपवाद है। ब्रोमीन क्या है इसका बेटा? अपवाद है, क्योंकि ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मान लीजिए मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो ये गैस है, ये सॉलिड है और ये हमारा द्रव है। ये हमारा क्या बेटा? द्रव है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं या तो वो ठोस अवस्था मिलेंगे या फिर आपको गैस अवस्था मिलेंगे। लेकिन ब्रोमीन हमारा किस अवस्था में पाया जाता है बेटा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया। नेक्स्ट देखो पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सभी अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट देखो, ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। भाई ना तो इनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है और ना ही इनमें धारा का प्रवाह होता है। ये ऊष्मा के भी कुचालक और विद्युत के भी कुचालक है, इनमें ऊष्मा और धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। 4 पॉइंट आप देख सकते हो, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब आप हथौड़े से पीटो और वो चूरा चूरा हो जाए, रेजा रेजा हो जाए, इस नेचर को बोलते हैं भंगुरता। मतलब आप पत्थर पे हथौड़ा मारो जोर से और वो चूरा चूरा हो जाए, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भंगुर नेचर, राइट। ये ना तो आघात वर्धनीय होते, मतलब आप हथौड़ा मारोगे तो शीट में फैल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ना तो आघात वर्धनीय होते और ना ही तन्य होते, मतलब ना इनके तार बनाए जा सकते, ना इनकी चादर बनाई जा सकती और ना इनके तार बनाए जा सकते। क्लियर है बात बेटा? ये था हमारे अधातु के बारे में। अब बात करें बेटा उपधातु की, तो ये तो आवर्त सारणी बहुत ही कम पाए जाते हैं। आप देख सकते हो इनकी संख्या बहुत कम है और ये आवर्त सारणी में धातु तथा अधातु के बीच पाए जाते हैं। उपधातु ने कहते हैं बेटा जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता हो। तो ये धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें उपधातु कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। ये धातु के गुण भी रखेंगे और अधातु के गुण भी। भाई मेटल्स के साथ नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे और नॉन मेटल के साथ मेटल की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि धातु के साथ अधातु की तरह, अधातु के साथ धातु की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है बात बेटा? एग्जाम्पल दे सकते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये सारे के सारे क्या हमारे उपधातु हैं। तो आई होप कि आपको धातु, अधातु और उपधातु के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई होगी। और वैसे भी आप पहले से भी बहुत सारी बातें जानते होंगे, 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, फिर मैंने भी कुछ बातें बताई थी और अब भी आपको बता दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। तो अब बात करते हैं हम आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। आवर्त सारणी में बेटा तत्वों की स्थिति ज्ञात करना, यानी कि मुझे बताना है कि कौन सा एलिमेंट कहां प्रेजेंट है आवर्त सारणी के अंदर। अब आवर्त सारणी के अंदर बेटा दो ही चीजें हैं, एक तो हमारा आवर्त है और एक हमारा वर्ग है। ध्यान से सुन लेना बेटा, एक आवर्त है और एक वर्ग है बेटा। एक हमारा क्या है? वर्ग है। दो बातें बतानी होती है, एक आवर्त और एक वर्ग। किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन बताने के लिए दो बातें बताओ, एक तो हमें उसका पीरियड नंबर बताओ कि वो कौन से पीरियड में है, और दूसरा उसका ग्रुप नंबर बताओ, उसका वर्ग बताओ।
तो मैं उस एलिमेंट की स्थिति बता सकता हूं। अब ये स्थिति बताने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो ध्यान से देख लो बेटा, निम्नलिखित नियमों की सहायता से किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है एसपीडीएफ के पदों में। तो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 14 है, परमाणु क्रमांक 14 है, Z बराबर 40। तो मुझे बताना है कि जो x है वो आवर्त सारणी में कहां पर है। तो इसके लिए मुझे दो बात बतानी होगी, एक आवर्त और दूसरा वर्ग। अब वो बताने के लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, 1s 2s। अब s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s2 2s2 2p6, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 और 2 4 और 6 10, अभी 4 रह रहे हैं, तो 3s2 10 और 2 12 बचे 2 2p2 2p सॉरी 3p2 सॉरी 3p2 3p2। अब आप काउंट कर सकते हो, 2 और 2 4 6 10 2 12 और 2 14। अब यहां पर मुझे ध्यान से सुनना बेटा, मैक्सिमम जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 3 और ये 3, मैक्सिमम नंबर यहां पर क्या है, 3 है। जो मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारा आवर्त संख्या है, वही हमारी क्या है बेटा, आवर्त संख्या। डिनोट किससे करते हैं, एन से करते हैं। डिनोट किससे करेंगे, एन से। उपकोषों की मल्टीप्लाई में जो नंबर है और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर हमारा क्या होगा, आवर्त संख्या होगी, जिसे हम बेटा बोलते हैं बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल है, मैंने बताया था वो आवर्त को रिप्रेजेंट करती है, पहले भी बात हुई हमारी इस पे। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, आवर्त को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3p2। ये भी कह सकते हो 3s2, लेकिन 3s के बाद कौन आएगा, 3p, तो बाहर वाली कौन सी होगी, p हो जाएगी, p हो जाएगी। वैसे मुझे सबसे बड़ा नंबर देखना, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो आवर्त संख्या कितनी हो गई, 3। तो मैं अगर इसका आवर्त बताने लगूं तो मुझे पता चल गया भाई आवर्त संख्या क्या है, 3 है। इस तरीके से आवर्त संख्या बताई जा सकती है। तो आवर्त संख्या के लिए देखिए, दूसरा नियम आपको क्या याद रखना है, प्रत्येक तत्व की आवर्त संख्या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल n कहते हैं, के बराबर होती है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है, उसके बाह्यतम कोश देखना है, उसकी जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी n होगा, ये मुख्य क्वांटम संख्या नंबर n, उसके बराबर होगी हमारी क्या बेटा, आवर्त संख्या। तो आवर्त संख्या बताना बहुत आसान है। मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई परमाणु क्रमांक 17 है किसी तत्व का x का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। अभी भी आप देख सकते हो जो मैक्सिमम नंबर है वो 3 है बेटा, 1 2 2 3 3, मैक्सिमम नंबर 3 है, तो आवर्त संख्या क्या होगी, 3 होगी। ये तीसरे आवर्त में होगा। आगे चलते हैं। तो दो बातें आपने सीख ली होगी पोजीशन बताने के लिए। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो मैक्सिमम नंबर होगा, जिसे बाह्यतम कोश कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, वो नंबर उसका आवर्त होगा। तो आवर्त बता सकते हो बहुत आसानी से। तीसरा पॉइंट ब्लॉक चेक करोगे, ब्लॉक कौन से ब्लॉक का तत्व है, ये कैसे पता चलेगा भाई, उस तत्व का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का तत्व होगा। हमने एसपीडीएफ ब्लॉक पढ़ लिए हैं तो आपको इंफॉर्मेशन होगी। तो मैंने कहा बेटा वह उपकोष जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तत्व के ब्लॉक को दर्शाता है। भाई जिस भी उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह उसी ब्लॉक का तत्व होगा। अगर एस में प्रवेश करेगा तो वो एस ब्लॉक का तत्व होगा, अगर पी में करेगा
तो पी ब्लॉक का तत्व अगर डी में करेगा तो डी ब्लॉक का होगा, एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक का होगा। जैसे ही आपको ब्लॉक का पता चल जाएगा तो फिर मैं वर्ग बता सकता हूं, फिर मैं वर्ग संख्या बता सकता हूं। तो चेक करो फिर तत्व की वर्ग संख्या। तत्व की वर्ग संख्या ज्ञात करने के नियम निम्नलिखित है। अगर वो तत्व बेटा एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व अगर हुआ तो उसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश के एस उपकोश में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है, तो वो जो लास्ट वाली एस उपकोश है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उसका वर्ग होगी। चेक करो बेटा, इन तत्वों की वर्ग संख्या बाह्यतम कोश एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास x कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक x कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, z बराबर 20 है। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। अब मुझे बताओ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यही तो गया, 20वां इलेक्ट्रॉन ही तो लास्ट वाला होगा, तो 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में तो गया। अब चूंकि 4s में जा रहा है इसलिए कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, s ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक एलिमेंट। बोलो बात समझ में आई, s ब्लॉक का तत्व होगा। पहले तो मुझे बताओ आवर्त संख्या इसकी, सिंपल आवर्त संख्या मैक्सिमम नंबर देखो क्या है बेटा, मैक्सिमम नंबर बताओ जल्दी से क्या है, मैक्सिमम नंबर आप देख सकते हो 4 है, 1 2 2 3 3 4, तो मैक्सिमम नंबर 4 है, मतलब आवर्त संख्या क्या होगी, 4 होगी। वर्ग संख्या क्या होगी भाई, वर्ग संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या ग्रुप नंबर क्या होगा, मैंने आपसे कहा है जिस ब्लॉक का तत्व होगा उसके हिसाब से हम वर्ग संख्या बताते हैं। क्योंकि एस ब्लॉक का तत्व है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व है, तो लास्ट वाली एस उपकोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसका ग्रुप नंबर होगा। आप मुझे बताओ लास्ट वाली यही तो है 4s2, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 होगा। अगर 1 होता तो ग्रुप नंबर 1 होता, भाई इसमें 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो ग्रुप नंबर 1 होगा या ग्रुप नंबर 2 होगा। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर 2 है, वर्ग संख्या 2 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो इसका वर्ग संख्या 1 होती। बात समझ में आ गई आपको, आगे चलते हैं। सेकंड बात देखें बेटा, पी ब्लॉक के तत्व, अगर वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है तो उसका वर्ग नंबर क्या होगा, तो इन तत्वों की जो वर्ग संख्या है ना वो बराबर होगी 12 प्लस पी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। 12 प्लस करना है और फिर पी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। 12 प्लस कैसे करना है, तो नॉर्मली हम इस तरीके से ध्यान दे सकते हैं 12 प्लस क्यों करना है, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और डी के बाद हमारा फिर आता है पी ब्लॉक। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 ग्रुप तो यहां हो जाते हैं, 1 2 और 10 यहां हो जाते हैं, 10 हमारे यहां हो जाते हैं बेटा, 10 हमारे यहां हो जाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10, ऐसे फिर एक 11, फिर एक 12, मतलब छोटा हो गया ना। इस तरीके से 1 से 12 तक हमारे एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, 1 से 12 तक। फिर 13 14 15 16 17 18 ये 6 के 6 ग्रुप हमारे कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं। तो पी ब्लॉक के पी ब्लॉक का ग्रुप कैसे बताएंगे, अगर बेटा पी ब्लॉक का होगा तो 12 प्लस पी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कौन से पी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन देखने, लास्ट वाला जो पी उपकोश होगा उसके अंदर, जिसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना उसके अंदर देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो पी इसका वर्ग नंबर निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास, मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, परमाणु क्रमांक 13 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया, पी में गया, तो कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। वर्ग संख्या क्या होगी बेटा इसकी, वर्ग संख्या सॉरी आवर्त नंबर बताओ पहले तो, आवर्त संख्या, आवर्त संख्या अगर आप देखो तो मैक्सिमम नंबर 3 है इसलिए आवर्त संख्या 3, तीसरा आवर्त में होगा 1 2 3, यहां होगा तीसरा आवर्त में।
वर्ग संख्या देखना भाई, वर्ग संख्या कहां होगा, तीसरा आवर्त की वर्ग संख्या। तो आप देखोगे भाई 12 प्लस पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो कितना हो जाएगा 13। ऐसे 13 खाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां होगा 13, तीसरे खाने में 13वें ग्रुप में। ऐसे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। हाँ, तो इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाह्यतम कोश होगा, लास्ट वाला जो कक्षा होगी, वो उसका आवर्त रिप्रेजेंट करेगी, आवर्त को बताएगी। फिर मुझे वर्ग बताना है, तो वर्ग बताने के लिए मुझे देखना है कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तत्व का कौन से ब्लॉक में एंटर कर रहा है, एस में एंटर कर रहा है, तो लास्ट वाले उपकोष, लास्ट वाले एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वो उसका ग्रुप होगा। अगर पी में एंटर कर रहा है तो 12 प्लस पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप होगा। यदि डी ब्लॉक में एंटर करता है, डी ब्लॉक के में एंटर करता है, तो फिर इन तत्वों की जो वर्ग संख्या होगी वो लास्ट वाले एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस लास्ट से पहले n-1d होगा, डी इलेक्ट्रॉन, लास्ट से पहले वाली जो n-1d, यानी कि अगर ये 4s है तो ये 3d होगी, ये अगर बेटा 5s है तो ये 4d होगी, ये अगर हमारे पास 6s है तो ये 5d होगी। इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ने, इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ने ग्रुप नंबर के लिए, इनके इलेक्ट्रॉन ns इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट वाली s उपकोष और n-1 d के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है n-1 d उपकोष में एंटर कर रहा होगा, तो n-1 d उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो देखने और लास्ट वाली s उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन वो देखने, दोनों को सम कर दो, दोनों को सम करने से उसका वर्ग नंबर निकल कर आ जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखते हैं बेटा, चेक करो। मान लीजिए मेरे पास आयरन Fe, परमाणु क्रमांक 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 26 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं आता तो आप सर्च कर सकते हो ऑफबाउनियम बाय विजन इंस्टीट्यूट या ऑफबाउनियम बाय चांसर, आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो बेटा। 3p6 4s2 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, बचे कितने बेटा 26 है ना परमाणु क्रमांक, तो 20 और 6 26। अब इसमें मैक्सिमम नंबर बताओ क्या है, मैक्सिमम नंबर, आवर्त संख्या बताओ क्या है बेटा, आवर्त संख्या। आवर्त संख्या के लिए मुझे मैक्सिमम नंबर देखना है, याद रखना बेटा, मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या 1 2 2 3 3 4 3, तो बताओ इसमें अधिकतम नंबर कौन सा है, 4 है या नहीं, जल्दी से देखो, यही तो है, 4 से बड़ा भी कोई नंबर है क्या यहाँ पर, नहीं है भाई, तो क्या होगा, आवर्त संख्या 4 होगी। ये नहीं होगी आवर्त संख्या, दिमाग में डाल लो, ये नहीं होगी आवर्त संख्या क्योंकि इससे बड़ा नंबर ये है भाई, तो ये जो बाहरी कक्षा है इसी को तो ns बोल रहे हैं, यही तो ns है, और ये ns से एक कम है तो यही n-1d है बेटा। दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इसकी वर्ग संख्या आ जाएगी, तो वर्ग संख्या क्या निकल कर आएगी बेटा, दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ns के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2 प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, कितना आ गया 8, बस वर्ग संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां खाना, चौथा वर्ग 1 2 3 4, 4 के 8 प्रेजेंट होगा। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। अगर बेटा बात करें हम एफ ब्लॉक की, चौथा ये लिख लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसकी वर्ग संख्या फिक्स है, उसकी वर्ग संख्या फिक्स है, तीसरे वर्ग में होंगे। 28 के 28 एलिमेंट होते हैं बेटा, और 28 के 28 एलिमेंट कौन से वर्ग में, तीसरे वर्ग में, इसकी वर्ग संख्या फिक्स है, वर्ग संख्या क्या है फिक्स है। तो आप बोल सकते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो वर्ग संख्या है वो तीसरी है बेटा,
लेकिन अगर बात की जाए किसकी बेटा, आवर्त की, आवर्त संख्या की, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे और मैक्सिमम नंबर देख लोगे। इसकी आवर्त संख्या 2 हो सकती है क्योंकि 2 आवर्त में होता है, या तो बेटा 6 आवर्त होगा या 7th आवर्त होगा, या तो छठे आवर्त में होगा या फिर 7वें आवर्त में होगा, या तो छठे में या फिर 7वें। वो मैक्सिमम नंबर आप देख ही लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के ऑफ भाव के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप याद होना चाहिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप संख्या है वो 3 है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो ग्रुप संख्या 3 होगी। आवर्त हो सकता है उसका छठा या फिर 7वां, वो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। मैं कह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 25, परमाणु क्रमांक 25 के तत्व की स्थिति बताओ। अब मुझे परमाणु क्रमांक मेरे पास 25 है, उसकी स्थिति बतानी। मैंने कहा भाई x कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, इसकी पोजीशन बतानी है। मुझे सबसे पहले क्या करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए बेटा, बचे 5 तो 3d5। 25 है ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 5 25। अब मुझे बताना है बेटा, जब मैं जैसे मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया तो मुझे आवर्त बताना है। आवर्त संख्या बताओ क्या है, आवर्त संख्या आप बता सकते हो। इसमें मैक्सिमम जो नंबर होगा वो उसकी आवर्त को रिप्रेजेंट करेगा। और आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर यहां पर कौन है, 4 है मैक्सिमम नंबर। ये बाह्यतम कक्षा है बेटा। चौथी हमारे पास क्या है, बाहरी कक्षा है। तीसरी बाहरी कक्षा नहीं है, चौथी बाहरी कक्षा है। 4 कक्षाएं बन रही है, इसलिए आप बोल सकते हो जो आवर्त संख्या है वो कितनी है बेटा, 4 है। अधिकतम जो संख्या है वो 4 ही तो है ना, जो आवर्त संख्या को बताया गया, जो बाह्यतम कक्षा को बताया गया 4 है। दूसरा फिर हमें देखना है ब्लॉक के बारे में। अब मुझे बताओ इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3D में गया, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में जा रहा है, इसलिए कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का। तो आप लिखोगे तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है, डी कोश में प्रवेश करता है, अतः यह डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व है। क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि कौन से ब्लॉक का तत्व है बेटा, डी ब्लॉक का तत्व है। और अगर ये डी ब्लॉक का तत्व है तब मुझे अगर वर्ग संख्या बतानी हो, अगर ये डी ब्लॉक का तत्व है और मुझे इसकी वर्ग संख्या बतानी हो, तो मैंने कहा था वर्ग संख्या कैसे बताते हैं बेटा, आपको क्या करना है, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। ns लास्ट वाली कक्षा कौन सी है बेटा, 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस n-1 डी कितने हैं, 5। 2 और 5 कितना होता है बेटा, 7। तो इसकी वर्ग संख्या क्या होगी, 7 होगी। वर्ग संख्या बेटा 7 होगी। आवर्त संख्या 4, वर्ग संख्या 7। आप लिख सकते हो अतः यह तत्व चौथे आवर्त तथा 7वें वर्ग में होगा। सातवें वर्ग में होगा। इस तरीके से आप बेटा क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 17 के तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं। अगर बात की जाए परमाणु क्रमांक की तो मैंने कहा x मान लिया कि भाई x है कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है।
आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p5 3p5 17 है ना बेटा, तो 3p5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो बहुत आराम से गिन सकते हो, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। 17 लिखने के बाद मुझे बतानी है इसकी आवर्त संख्या, दूसरा पॉइंट मेरा यही था। अब आवर्त संख्या क्या होगी आप साफ साफ देख सकते हो, इसमें मैक्सिमम नंबर हमारा 3 है, इसलिए आवर्त संख्या क्या होगी 3 होगी। फिर मुझे देखना है कि कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आपने देखा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करा, इसलिए पी ब्लॉक का तत्व होगा। तो आप कहोगे तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, अतः यह पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। और अगर ये बेटा पी ब्लॉक का तत्व है तो आप देख सकते हो, अगर ये पी ब्लॉक का तत्व है तब मैं वर्ग संख्या अगर बताऊं तो मैंने आपसे कहा था 12 प्लस पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और पी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है आप देखो 5, तो 12 और 5 कितना होगा बेटा 17, तो इसकी वर्ग संख्या क्या होगी हमारी 17 होगी। तो आप लिख सकते हो अतः यह तत्व तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में होगा, 17वें वर्ग में होगा। तो इस तरीके से आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, और ये बहुत आसान थी पोजीशन बताना। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद करना है। क्या कहता है, परमाणु क्रमांक 19 के तत्व की सारणी में स्थिति ज्ञात करना। कोई एक्स परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दे रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब मुझे बताना है इसका आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, यानी कि इसकी पोजीशन बतानी है। तो आप बता सकते हो, बहुत अच्छे से चीजों को आपने समझ लिया होगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करना है। क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक 28 के तत्व की सारणी में स्थिति ज्ञात कीजिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूं कि भाई 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन के लिए दो ही बातें बतानी है, एक बेटा आवर्त संख्या और दूसरी हमारे पास इसकी क्या बतानी है बेटा, आपको वर्ग संख्या। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छे से मजा भी आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।